गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड डीएनए रेप्लिकेशन. सो वी हैव डन सम एक्सपेरिमेंट्स विच वर बेस्ड ऑन डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे. तो आपको थोड़ा रिकॉल करा दूँ मैं. अगर मैं डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रही हूँ बच्चों, तो डीएनए रेप्लिकेशन का क्या मतलब है कि जो पेरेंट डीएनए है वो अपनी जैसी रेप्लिका बनाता है, अपनी जैसी सेम कॉपीज़ बनाता है. तो पहले जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो सेपरेट होता है और फिर उसकी कॉम्प्लीमेंट्री उसकी कॉपीज़ बनती है. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स अगर यहाँ ए है तो इसका टी बनेगा. तो ये जो बॉन्डिंग है इनके बीच में, नाइट्रोजन बेसिस के बीच में, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, अपोजिट है एक दूसरे से. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होती कैसे है. ठीक है, तो बच्चों कुछ एंजाइम्स हैं जो हेल्प करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में. जो मेजर एंजाइम है हमारा दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज हमारा सबसे मेन एंजाइम है जो हेल्प करता है रेप्लिकेशन प्रोसेस में. और इसकी जो स्पीड होती है पॉलीमराइजेशन की, पॉलीमराइजेशन मतलब कि वो एक न्यूक्लियोटाइड फिर दूसरा फिर तीसरा कितनी स्पीड से वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर रहा है. तो जब हम उसकी पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं तो उसकी जो पॉलीमराइजेशन एबिलिटी होती है दैट इज़ 2000 बेस पेयर पर सेकेंड. एक सेकेंड में 2000 बेस पेयर वो ऐड कर देता है, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देता है. ठीक है, और एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. इसको बच्चों डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो पॉलीमराइजेशन है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन डीएनए. अगर कोई दूसरा डीएनए पहले प्रेजेंट होगा तो ही ये नए न्यूक्लियोटाइड्स को नेक्स्ट स्ट्रैंड में, दूसरी स्ट्रैंड में जोड़ता है. तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? डीएनए पे. अगर डीएनए नहीं है तो ये दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इससे ऐड नहीं करेगा. ठीक है, इसीलिए इसको हम कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. जो डीएनए पे डिपेंड है, अगर उसके पास बेस मिलेगा उसको एक डीएनए स्ट्रैंड का, तो ही वो नेक्स्ट स्ट्रैंड को ऐड करेगा. ठीक है, फिर इसकी जो एक्यूरेसी होती है बच्चों, ऐसा नहीं है कि रेप्लिकेशन में सिर्फ नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएं, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो हाईली एक्यूरेट भी होनी चाहिए. एक्यूरेट मतलब यहाँ ए है, टी है, चलो फर्स्ट स्ट्रैंड में पेरेंट में जो नया बनेगा वो ए के अपोजिट टी आना चाहिए, टी के अपोजिट ए, जी के अपोजिट सी. तो ये एक्यूरेसी होनी चाहिए जब वो न्यूक्लियोटाइड जोड़ रहा है नेक्स्ट स्ट्रैंड में. तो ये जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं दे शुड बी एक्यूरेट इनफ. ठीक है, अगर किसी तरह की कोई एरर आ जाती है रेप्लिकेशन प्रोसेस में देन इट विल रिजल्ट इन म्यूटेशन. उसी को हम क्या कह देते हैं? म्यूटेशन. आपको याद होगा जीन म्यूटेशन के बारे में हमने पढ़ा था. तो जीन म्यूटेशन क्या थी? नाइट्रोजनस बेसिस में चेंज आना. तो अगर यहाँ टी की जगह, टी के साथ ए की बॉन्डिंग होनी चाहिए, अगर यहाँ पे सी जुड़ जाता है तो ये एरर हो गई. ठीक है, और इसी कारण से क्या हो जाएगा? म्यूटेशन हो जाएगा. ठीक है, फिर बच्चों प्रोकैरियोट्स के केस में जो डीएनए होते हैं वो 3 तरह के होते हैं. देखिए, यूकैरियोट्स में सिर्फ एक ही डीएनए है जो सारा रेप्लिकेशन प्रोसेस कर देता है. बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है बच्चों वो किसने डिस्कवर किया था? कॉर्नबर्ग ने इन 1957. 1957 में कॉर्नबर्ग ने डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट डिस्कवर किया था. इसीलिए इस एंजाइम को, डीएनए पॉलीमरेज 1 को कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहा जाता है. इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज 1 को कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहा जाता है क्योंकि कॉर्नबर्ग साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी. ठीक है, दूसरा काम ये क्या करता है? इट सेपरेट्स आरएनए प्राइमर फ्रॉम डीएनए. देखिए, जब नया डीएनए बनता है, इसके अपोजिट नया डीएनए बनेगा तो पहले यहाँ पे आरएनए प्राइमर जुड़ेगा, आरएनए जुड़ेगा, उसके बाद फिर नया डीएनए बनता है. तो लेटर ऑन जब ये पूरा डीएनए बन लेता है तो इस आरएनए प्राइमर को हटा दिया जाता है. ठीक है, इसको जब हटाएंगे तो इसको हटाने के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है? डीएनए पॉलीमरेज 1. ठीक है, और यहाँ जो जब ये हट जाएगा तो यहाँ गैप रह जाएगा.
उस गैप को भी फिल कौन कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं? डीएनए रिपेयर एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस हम देखेंगे कि किस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। देखिए यहाँ मैंने एक समरी बनाई हुई है डीएनए रेप्लिकेशन की, थोड़ा इसे समझेंगे पहले हम। देखिए ये जो है ये हमारा क्या है? पेरेंट डीएनए, जो मैंने ब्लैक से शो कर रखा है ये पेरेंट डीएनए है, और इसके ऊपर जो ये ब्लू बना रखी है लाइन दैट इज आर न्यू डीएनए, डॉटर डीएनए। तो जो पेरेंट डीएनए है बच्चों वो दिख रहा है हमें डबल स्ट्रैंडेड है। धीरे धीरे ये खुलने लगता है, जैसे ये ओपन हो गई, इसकी एक स्ट्रैंड इधर चली गई, एक इधर चली गई। तो जब ये ओपन हो जाता है तो ये कहलाता है रेप्लिकेशन फोर्क। किस तरह का दिखाई दे रहा है? हमें एक फोर्क लाइक स्ट्रक्चर, फोर्क होती है ना ऐसे जिसे खाना खाते हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखाई दे रहा है? वाई शेप्ड स्ट्रक्चर एंड फोर्क लाइक स्ट्रक्चर। तो ये कहलाता है रेप्लिकेशन फोर्क। ठीक है, तो इससे धीरे धीरे करके सारे एंजाइम्स बाइंड होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? जो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इससे हेलिकेज एंजाइम बाइंड करता है, और ये हेलिकेज क्या करता है? इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ओपन कर देता है, खोल देता है इसे इस तरह से। ठीक है, अब जब ये ओपन हो गई है तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया। अब पहले डबल स्ट्रैंडेड थे जब जुड़े हुए थे, अब ये अलग अलग हो गए दोनों स्ट्रैंड, तो ये कैसे हो गए? सिंगल स्ट्रैंड हो गए। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंजाइम्स जो दूसरे एंजाइम हैं वो इनको कहीं ब्रेक ना कर दे, तो इसको स्टेबल करने के लिए इसको सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन इससे बाइंड कर जाते हैं, जो इसको डिग्रेड होने से बचाते हैं। अब क्या होगा? अब थर्ड उसमें ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है हमारा, जो इसका नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा, वो इससे जुड़ जाता है। ठीक है, जब ये डीएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा तो अब ये धीरे धीरे क्या करने लगेगा? नए जो हैं न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने लगेगा, और इस ब्लैक के अपोजिट ये जो ब्लू दिख रही है आपको नई स्ट्रैंड बना देगा। यही हम डीएनए रेप्लिकेशन कह रहे थे कि भाई एक तो पुरानी पेरेंटल स्ट्रैंड रहती है और दूसरी जो है इससे नई जुड़ती चली जाती है। ठीक है, अब ये जो इसको जो ये पहले बनेगी, ये बाद में बन रही है बच्चों, ये पहले बन रही है, जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री बन रही है फर्स्ट जो बनेगी उसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग मतलब आगे, जो पहले बने। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी फॉर्मेशन की डीएनए की हमेशा क्या होती है? 5' to 3'। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा? 3'। तो 5' से 3' की तरफ बन रहा है। पहले यहाँ से बनना शुरू हुई, फिर धीरे 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 पूरी बनती चली गई। तो हम देख रहे हैं कि ये वाली जो स्ट्रैंड है बच्चों ये कैसी है? कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, जो लीडिंग स्ट्रैंड होती है वो कंटिन्यूअस बनती है, लेकिन वही एंजाइम जब यहाँ ऐड हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज इसको कर दिया, इसने सिंथेसिस कर दिया, अब ये यहाँ आ जाएगा। अब जब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी तो 5' to 3' ही हुई, जब ये इस डायरेक्शन में बनाएगा डीएनए को, तो पहले क्या करता है? ये आरएनए प्राइमर को जोड़ता है। हमने अभी देखा था, मैंने बताया था आपको कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए प्राइमर से ही इनिशिएट करेगा प्रोसेस को। आरएनए प्राइमर का क्या मतलब है बच्चों? शॉर्ट चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। प्राइमर कहलाता है शॉर्ट चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और किसकी? आरएनए की। तो जब ये मैंने इस तरह से जिगजैग वे में आरएनए बनाया है तो आरएनए प्राइमर यहाँ जुड़ जाएगा। अब धीरे 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 बाकी न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे और ये एक नई स्ट्रैंड बन जाएगी। देखो फिर से आरएनए प्राइमर आएगा एक और, फिर ये आरएनए प्राइमर जुड़ेगा, फिर डीएनए बनता चला जाएगा, फिर आरएनए प्राइमर जुड़ेगा, फिर डीएनए बनता चला जाएगा। अब ये जो बन रहा है कंटिन्यू, ये डिसकंटिन्यूअस बन रहा है। आप देख रहे हैं लगातार नहीं बन रहा है। जब ये लगातार नहीं बन रहा है तो इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। वो कंटिन्यूअस बन रहा था अपोजिट, वो लीडिंग स्ट्रैंड था। ये डिसकंटिन्यूअस बन रहा है, ये लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्राइमेज एंजाइम है वो आरएनए प्राइमर को जोड़ता है, फिर डीएनए पॉलीमरेज उसको धीरे धीरे इलोंगेट करता है। ठीक है, तो ये जो था हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। अब ये जो बीच में गैप रह गए, देख रहे हैं आप, ये गैप रह गया क्योंकि डिसकंटिन्यूअस बन रहा है। यहाँ भी गैप रह जाएगा, डिसकंटिन्यूअस बन रहा है। इन गैप्स की फिलिंग कौन कर रहा है? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है? इन गैप को फिल कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ ब्रीफिंग, ये ओवरव्यू था हमारा रेप्लिकेशन प्रोसेस का। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? अभी हमने देखा
कि जो डीएनए पॉलीमरेज था फर्स्ट, दैट इज नोन एज कोहनबर्ग एंजाइम, ये क्या कर रहा है, जो आरएनए प्राइमर जुड़ गया था यहाँ पे, इस आरएनए प्राइमर को हटाएगा और फिर वापस से डीएनए को इलोंगेट करेगा। ठीक है, कुछ केसेस में ये इस गैप को भी फिल कर देता है, अदरवाइज दिस गैप इज फिल्ड बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम। नेक्स्ट है बच्चों डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, तो प्रोकैरियोट्स में मैंने बताया 3 तरह के डीएनए हैं, पॉलीमरेज हैं। डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड क्या करता है, इट इज़ लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम जो यूज़ होगा वो कौन सा होगा, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। अगर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड नहीं है तो ही ये काम करता है डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ठीक है, मेन एंजाइम जो है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन का, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। प्रोकैरियोट्स में आप याद रखेंगे कि जो मेन एंजाइम है जो पॉलीमराइजेशन में हेल्प कर रहा है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, सबसे ज़्यादा चेन्स जो है वो इसी एंजाइम के थ्रू बनेगी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रेप्लिकेज भी कहते हैं। जो रेप्लिका करे, जो रेप्लिकेशन करे, वो रेप्लिकेज एंजाइम। अब इन तीनों एंजाइम्स के डिफरेंस बता रखे हैं कि किस किस तरह से ये काम करते हैं। तो बच्चों देखो, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कोहनबर्ग एंजाइम भी कहलाता है। इसकी जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का क्या मतलब है, पॉलीमरेज तो आपको समझ में आ गया कि नए नए उनको ऐड कर देना न्यूक्लियोटाइड्स को। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है कि अगर कोई गलत वो जुड़ गया है, कोई न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया है तो उसको रिमूव करते चले जाना। तो ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है किस डायरेक्शन में, 3' to 5'। पॉलीमराइज तो किस में करेगा, 5' to 3'। फिर उसको फिर से चेक करेगा वापस जाके। सपोज कीजिए 2 स्ट्रैंड बन रहे हैं, 5' to 3' तो ये पेरेंटल स्ट्रैंड था, अब 3' to 5'। हमें पता है पॉलीमराइजेशन होगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, 5' to 3' ही होता है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब है न्यूक्लियोटाइड्स का जुड़ते चले जाना इस तरह से, जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे पेरेंट के। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस का क्या मतलब है, यहाँ तक इसने न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिए, अब इसे लगा कि पीछे गड़बड़ है, गलत जुड़ गया है, तो ये क्या करेगा, रिवर्स में चलेगा, वापस जाएगा और उस जो गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया उसको हटा देगा। तो ये जो एक्टिविटी हुई वापस जाने की, ये किस डायरेक्शन में हो रही है, 3' to 5'। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सोन्यूक्लियस। ऑन रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर, तो रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर जब हटाते हैं तो वो भी किस डायरेक्शन में होगा, 5' to 3'। ठीक है, एंड थाइमीन फॉर्म्ड बाय यूवी रेज। आपको याद होगा मैंने म्यूटेशन में बताया था कि थाइमीन के डाइमर्स बन जाते हैं, तो थाइमीन के जो डाइमर बन जाते हैं उनको भी रिमूव करने का काम कौन करता है, पॉलीमरेज फर्स्ट। पॉलीमराइजेशन जो एक्टिविटी होती है इसकी कितनी होती है, 1000 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट। 1 मिनट में 1000 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है ये, तो स्लो काम करता है, इतनी फास्ट इसकी पॉलीमराइजेशन नहीं होती। पॉलीमरेज सेकेंड का तो हम सबसे कम यूज़ कर रहे थे, तो इसकी भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होती है, 3' to 5'। लेकिन पॉलीमराइजेशन जो होगी, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी हमेशा सेम डायरेक्शन में होती है, 5' to 3'। ठीक है, ये 50 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है 1 मिनट में। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंजाइम, यही यूज़ किया जाता है डीएनए रेप्लिकेशन में। और ये जो यूज़ होगा ये किस में, एक्टिविटीज़ की एक्सोन्यूक्लियस तो क्या हो गई, 3' to 5', और पॉलीमराइजेशन क्या हो गई, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 2000 बेस पेयर को ये जोड़ देता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन। स्टेप्स हम पढ़ चुके हैं। देखो बच्चों, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, जहाँ से हेलिक्स खुल जाता है और रेप्लिकेशन शुरू कर देता है, दैट मीन्स उसके अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देता है, दैट इज नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के केस में एक ही होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ई कोलाई, उस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को ई कोलाई में हम क्या कह देते हैं, ओराइसी। यूकैरियोट्स के केस में नंबर ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस आर प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। सेकेंड स्टेप क्या है भाई, पता चल गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। अब 4 तरह के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है, DAMP, GMP, CTMP। ये देखिए, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, थाइमीन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है,
ये सारे एक्टिवेट होते हैं किसकी हेल्प से, फॉस्फेट की हेल्प से। एनर्जी और जो एंजाइम है, जो एनर्जी मिलती है और जो एंजाइम फॉस्फोराइलेज होता है वो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ट्रायोस फॉस्फेट में। ये मोनोफॉस्फेट है सारे, सिंगल सिंगल फॉस्फेट प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। जब इसमें और फॉस्फेट जुड़ जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्राईफॉस्फेट में। जैसे साइटोसिन मोनोफॉस्फेट है, साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट बन जाएगा वो, ठीक है। तो ये जो इसमें ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, एक्टिवेशन हो रहा है इनका न्यूक्लियोटाइड्स का। वो कौन एक्टिव करता है उनको, फॉस्फोराइलेज एंजाइम, ठीक है। तो जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट होते हैं वो दो तरह के पर्पस सोल्व कर रहा है। पहला तो ये कि भाई ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, सबस्ट्रेट का काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। एक डीएनए स्ट्रैंड से दूसरी जो अपोजिट बनेगी वो किसकी हेल्प से बन रही है, न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट की हेल्प से। तो एक तो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट का काम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं पॉलीमराइजेशन के लिए। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स एनर्जी। एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है ये, जब ये सीएमपी कन्वर्ट होंगे टीपी में, मोनोफॉस्फेट जब ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट होंगे तो किसकी रिक्वायरमेंट हो रही है, एनर्जी की। और वो दूसरा एंजाइम जो काम कर रहा है इसके फॉस्फोराइलेशन में, वो कौन सा एंजाइम है, फॉस्फोराइलेज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स। जो हेलिकल हमारे जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, वो क्या हो जाएगा, उसकी अनवाइंडिंग हो जाएगी, वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। जो हेलिकल फॉर्म आती है इस तरह से डीएनए की, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड में, ठीक है। और फिर आगे जाके और ओपन हो जाएगा तो रेप्लिकेशन फोर्क बना देगा। तो ये जो अनवाइंडिंग हो रही है ये किस कारण से हो रही है, इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और जहां से ये ब्रेक होना शुरू होता है वो कहलाता है इनिशिएशन पॉइंट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दैट मीन्स जहां से हमारा रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर आता है हेलिकेज। हेलिकेज ही हेल्प कर रहा है, ठीक है। हेलिकेज क्या कर रहा है, इस हेलिक्स को ओपन कर रहा है, खत्म कर रहा है, तोड़ रहा है, ठीक है। रेप्लिकेशन फोर्क बन जाएगी, मैंने अभी बताया वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज नोन एज रेप्लिकेशन फोर्क। फिर हमने देखा था, मैंने आपको समरी में जो डायग्राम बना रखा है उसमें बताया था, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, वो जो सिंगल स्ट्रैंड है उस पर जाके बाइंड कर जाएंगे ताकि ये डिग्रेड ना हो सके एंजाइम से, ठीक है। अब देखो, हो सकता है कि जैसे जैसे ये ओपन होता जा रहा हो यहाँ क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा टोर्सन हो जाएगा। अभी तो क्या था, इस तरह से खुला था ये डीएनए, ठीक है। ये रेप्लिकेशन फोर्क ओपन होने लगी, जैसे ही ओपन होगी तो यहाँ क्या होगा, स्ट्रेस पड़ेगा इस वाले यहाँ पर। ये जैसे ही ओपन होगी तो ये यहाँ क्या होगा, एक फोर्स लगेगी, एक स्ट्रेस पड़ेगा। उस स्ट्रेस को रिलीज करने का काम करता है टोपोआइसोमरेज, ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम क्या है हमारा, टोपोआइसोमरेज। जो टेंशन क्रिएट हो गई है किसकी वजह से, अनवाइंडिंग की वजह से, तो उसको अनवाइंडिंग की टेंशन को, स्ट्रेस को कौन रिमूव करता है, टोपोआइसोमरेज एंजाइम, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में यही टोपोआइसोमरेज का काम कौन कर रहा है, डीएनए गाइरेज, ठीक है। अब जो टोर्शन रिमूव हो गई, टेंशन रिमूव हो गई, अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, अब बस जो डीएनए स्ट्रैंड्स थे हमारे, जो पेरेंटल स्ट्रैंड थे, उनके अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाएंगे, नए स्ट्रैंड बन जाएंगे। तो जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, मैंने आपको बताया था डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ही मेन काम कर रहा था, ठीक है। वही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को ढूंढता है। और फर्स्ट देखिए ये अपना मैंने बताया, ये इस तरह से डीएनए है, मान लो यहाँ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ बाइंड कर जाएगा और अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना शुरू कर देगा। लेकिन सबसे पहले ये बिना आरएनए के काम नहीं कर रहा, तो आरएनए प्राइमर जुड़ेगा पहले और फिर डीएनए न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे। तो सिंथेसिस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आरएनए प्राइमर जुड़ेगा, और ये आरएनए प्राइमर जोड़ता कौन है, प्राइमेज एंजाइम। ये आरएनए प्राइमर कौन जोड़ रहा है, प्राइमेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राइमर जोड़ेगा, आरएनए प्राइमर, ठीक है। ये डीएनए हो गया, ये इसका यहाँ आरएनए प्राइमर जुड़ गया, कौन लाया, प्राइमेज एंजाइम। बस अब धीरे 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 नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। जब एक नई चेन बन जाती है
जब ये पूरी कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगी, पेरेंटल डीएनए की कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड बन जाएगी, तो ये जो आरएनए प्राइमर शुरू में जुड़ा था इसको हटाना भी तो ज़रूरी है। इसको कौन हटाएगा? आपका डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो नई जो चेन बन जाती है तो उसके लिए जो न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं बच्चों, को कहाँ से आते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म से। न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वही हेल्प करता है, वही ये न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है, रेप्लिकेशन के दौरान जो 2 फॉस्फेट है टीपी में कन्वर्ट हो गई है। अब रेप्लिकेशन के टाइम बेटा ये टीपी वापस से मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तो ही ये जुड़ेगा। जब ये ट्राइफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो जो एनर्जी रिलीज होगी, देखो ट्राइफॉस्फेट का क्या मतलब है? ए है ये, एडेनिन से 3 फॉस्फेट जुड़ गए, ये जुड़ गए। ठीक है, जब ये ब्रेक होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी जो रिलीज होती है ये हेल्प करती है रेप्लिकेशन प्रोसेस में। तो अब दोबारा बात करते हैं हम। देखो डीएनटीपी किसकी तरह काम कर रहा है? एक तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है रेप्लिकेशन में, सेकेंड इट एक्ट्स एज अ सबस्ट्रेट। ठीक है, जब प्राइमर जुड़ गया, नए डीएनटीपी जुड़ गए, तो अब धीरे धीरे क्या होगा? ये डीएनटीपी जुड़ते चले जाएंगे और जो नई स्ट्रैंड है वो इलोंगेट होती चली जाएगी। इलोंगेशन हमेशा किस डायरेक्शन में होगा? 5' to 3'। ठीक है, तो 2 तरह के स्ट्रैंड बन रहे हैं। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, एक तो ये जो हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड था इसके अपोजिट ये बन गया एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड। ये वाला दूसरा पेरेंटल स्ट्रैंड था, इसके अगेंस्ट जो स्ट्रैंड बन रहा है वो कैसा है? डिसकंटिन्यूस। ठीक है, इस डिसकंटिन्यूस में जो गैप आ गए, इन गैप को कौन फिल करेगा? डीएनए लाइगेज एंजाइम। लाइगेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो ये जो गैप बीच में आ जाएंगे, ये जब प्राइमर हटेगा आरएनए प्राइमर तो ये गैप आ जाएंगे, तो इन गैप को कौन फिल करेगा? डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो ये था आपका रेप्लिकेशन प्रोसेस। अब ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं ना लैगिंग स्ट्रैंड में, इनको कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या कहते हैं इनको? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट आपस में जुड़ जाएंगे किसकी हेल्प से? डीएनए लाइगेज की हेल्प से, और ये पूरा का पूरा नया आपका स्ट्रैंड बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जो कि किसके? पेरेंटल स्ट्रैंड के। तो एक स्ट्रैंड यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, बन गए ना 2 नए डीएनए। ठीक है, तो एक सिंगल डीएनए से 2 नए डॉटर डीएनए बन जाते हैं। ठीक है, ये सारी प्रोसेस थी आपकी बेटा डीएनए रेप्लिकेशन की। ठीक है, इनके नोट्स कंप्लीट कीजिए, मैं अभी आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगी। प्लस इसको थोरोली आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, कोई वर्ड नहीं आता है समझ में तो पूछेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।